प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं हूं सुमन कुमार, डीकेपी न्यूज चैनल का संपादक। साक्षात्कार के प्रथम श्रृंखला में आज मेरे साथ हैं देश के जाने माने चार्टर अकाउंटेंट रितेश आनंद जी। नमस्कार। इनकी सोच उच्च कोटि की है। रितेश आनंद उस शख्स का नाम है जहां फूल की स्निग्धता भी है और आग की धधकती ज्वाला भी। बातों में सहजता और विचारों में आधुनिकता ने उसमें चार चांद लगा दिया है। जब कोई व्यक्ति अनेक गुणों के कारण गरिमामय हो गया हो तो उसके विचारों में पंख लग जाना स्वाभाविक ही है। 3 घंटे के लंबे बातचीत के दौरान हम दोनों ने एक दूसरे को परखने की भरपूर कोशिश की। फिर महसूस हुआ कि रितेश आनंद जी के मूल्यवान विचार एवं सुझाव हमारे दर्शकों के लिए बड़े काम के होंगे। विद्यार्थी जीवन से ही विद्रोही स्वभाव के रितेश आनंद जी का जन्म दिसंबर महीने के 1976 में पटना के रिहायशी इलाके आनंदपुरी में हुआ, लेकिन इनके पूर्वजों का कनेक्शन दरभंगा से रहा। आपकी स्कूलिंग लोयला हाई स्कूल से हुई। कई वर्षों तक शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद भी आपने अपने अप्रतिम प्रतिभा के बल पर चार्टर अकाउंटेंसी की डिग्री 2008 में ली। बिहार सरकार, केंद्र सरकार, विश्व बैंक एवं कई गैर सरकारी संगठनों में आपने अमूल्य योगदान दिया। 2010-11 में अमेरिका के वर्जीनिया में कई वर्षों तक सेवा देने के उपरांत माता पिताजी की देखभाल के लिए आप पटना चले आए। तो आइए अब हम रितेश जी से जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के विकास में कौन कौन से तत्व बाधक हैं तथा उसके निदान के लिए क्या किया जाना चाहिए। रितेश जी, हमारे YouTube चैनल डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आपने अमेरिका और भारत को समीप से देखा है। हमारे दर्शकों को बताएं कि अमेरिका की समृद्धि और भारत के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं। देखिए, भारत का बहुत ही विशाल इतिहास रहा है और कभी जब हम इसको सोने की चिड़िया कहते थे और आज भारत कई सालों से विकासशील देशों की श्रेणी में ही है, तो आखिर जो इस काल में जो हमारा पतन हुआ, यूरोपीय देश आगे बढ़े, अमेरिका जो है आज विश्व में सबसे आगे है, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो चाहे सैन्य शक्ति हो, तो हम कहाँ पिछड़े? क्या कारण रहा कि आज हम इस परिस्थिति में हैं जहाँ ये बात आम है कि हम लोगों को रोजगार नहीं दे सकते, हमारी प्रति व्यक्ति आय दुनिया में समृद्ध देशों की प्रति व्यक्ति आय से बहुत कम है, हमारी चिकित्सा सुविधा अच्छी नहीं है, हमारी शिक्षा सुविधा अच्छी नहीं है, हमारे देश में गरीबी रेखा से बहुत ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं जिनको एक अच्छे जीवन यापन की सुविधा नहीं है। तो इन सब कारणों का अगर हम विश्लेषण करें तो आप चीन के परिप्रेक्ष्य में भारत को देखें। जनसंख्या चीन के साथ भी रही, भारत के साथ भी रही, तो जनसंख्या एक ताकत भी है, जनसंख्या एक कमजोरी भी है। अगर उसको न्यूट्रलाइज करके देखें, उसको अगर हम कॉमन माने दोनों ही देशों में, तब यूरोपीय, अमेरिकन और विकसित देशों की अपेक्षा हमारे देश में जो विकास नहीं हो पाया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण, कई कारणों में से एक बहुत बड़ा कारण मैं देखता हूं, हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी। हमारे देश में जो सरकारी सिस्टम है वो जिस तरीके से काम करता है, क्योंकि सरकार जो है वही सारे एसेट्स की मालिक है इस देश में, और जो नियम और कानून को चलाने वाले लोग हैं उनके द्वारा ही विकास के कार्यक्रमों का निष्पादन किया जाता है पूरे देश में। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है, जो नीतियां बना रहे हैं, जो नीतियों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। कहा जाता है भ्रष्टाचार के बारे में कि भ्रष्टाचार कोई जलप्रपात नहीं है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है।
ये बहता हुआ झरना है जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अगर हमारा जो शीर्ष पे है, जो काम करने वाले लोग हैं, उस सिस्टम में जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मानव संसाधन है, उसकी उपयोगिता, उनकी महत्ता पे ही डिपेंड करता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी। और अब मैं उस पूरे भूमिका के साथ अंत में इसे जब समराइज करने की बात कहता हूं, तो कई कारणों में से एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि जो हमारे देश का सरकारी तंत्र है, हमारे देश का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो नीतियां बनाते हैं, जो जनता के पैसे को खर्च करते हैं, जो कर के पैसों को का संग्रहण करते हैं, वो पूरा सिस्टम जो है वो टैलेंट को प्रमोट नहीं करता, टैलेंट को डिमोरलाइज करता है, टैलेंट को कुंठित करता है। इसीलिए ब्रेन ड्रेन इस देश में हुआ है। वैज्ञानिक इस देश में नहीं रहना चाहते। सरकारी नौकरी जिनको मिल गई है वो प्रोडक्टिव नहीं है, जिनको नहीं मिली है उनके साथ ये पूरा सिस्टम कुंठित व्यवहार करता है। और इसीलिए सरकारी सिस्टम में अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, सरकारी विद्यालयों में अच्छे शिक्षक नहीं हैं, और कुछ ऊपर के शीर्ष के पदों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी पूरा सरकारी महकमा कुंठित है, भ्रष्टाचार में व्याप्त है और उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो फिर प्रोडक्टिविटी का प्रश्न उठता ही कहाँ है। रितेश जी, आपने बहुआयामी दिशाओं में देश की समस्या एक ही क्वेश्चन में सब चीज़ को समेटने का आपने प्रयास कर लिया। जैसे शिक्षा भी ला दिए, स्वास्थ्य भी ला दिए, भ्रष्टाचार भी ला दिए, जनसंख्या भी ला दिए। लेकिन मैं यह जानना चाहूँगा, बीइंग द चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप अमेरिका भी गए, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर देखा, कई चीज़ सफाई देखे, रहन सहन का तरीका देखे, उसमें और भारत में क्या डिफरेंसेस आपने पाया? भारत का जो सामाजिक ताना बाना है और जो विकसित देशों का सामाजिक ताना बाना है, उसके अंदर एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है कि हमारे समाज में काम और काम करने वाले लोगों को महत्ता नहीं दी जाती। यहाँ महत्ता देने के और पैमाने हैं। धर्म, पद, पैसा, राजनीतिक सत्ता, ये व्यक्ति को यहाँ महत्ता दिलाती है, जबकि विकसित देशों में एक व्यक्ति और उसका काम उसकी सामाजिक ऊंचाई को डिसाइड करता है। तो साधारण शब्दों में देखें, अगर एक झाड़ू लगाने वाला, जिसे अगर अमेरिका में अगर वो झाड़ू लगा रहा है तो वो सफाई का काम कर रहा है, उसकी भी इज्जत किसी कंपनी में उतनी ही है जितनी उस सीईओ की है। और सीईओ भी उनके साथ बैठ के खाना खाता है। सीईओ भी काम के वक्त लोग अपना काम करते हैं, लेकिन जहां सामाजिक दायरा होता है तो वो सब समान है। और वो झाड़ू लगाने वाला जो है उसका सामाजिक मान घटता नहीं, जब बढ़ता है, क्योंकि वो अपने काम से पैसे कमा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ सरकारी पद, जाति, धर्म, पहुंच, पैसा और भ्रष्टाचार, ये आपकी सामाजिक सत्ता को, आपकी सामाजिक महत्व को डिसाइड करते हैं। आप देखिए कि बाहुबलियों को भी आखिर हमारी जनता वोट क्यों देती है? उनको पता है कि ये क्रिमिनल है ये। लेकिन अगर आप उठा के देखें तो कितने ऐसे वेबसाइट हैं जो ये आंकड़े पेश करते हैं कि हमारे संसद में कितने अपराधी हैं, हमारे विधानसभा में कितने अपराधी हैं। आखिर क्यों है कि जाति, पैसा, धर्म और अपराध के सामने हम घुटने टेक देते हैं? क्योंकि हमारी मानसिकता ऐसी बन चुकी है कई वर्षों में। झूठी मान, झूठे महत्व के पीछे लोग ज्यादा भागते हैं। आज पटना के एम्स में बड़े बड़े अधिकारियों की मृत्यु हुई है स्वास्थ्य के अभाव में, और एक गरीब भी मरा है। तो बचना तो किसी को नहीं है। तो फिर भी जो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि रही है इस देश की, वो शायद खत्म हो चुकी है। विश्व गुरु बनने के लिए हमें भ्रष्टाचार में नीचे आना होगा। लेकिन आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो विश्व की एक संस्था है जो भ्रष्टाचार के ऊपर एक सर्वे करती है, उसमें देखें तो 150 कंट्री में 80वां स्थान है भारत का। मतलब अभी उसको 79 स्टेप ऊपर जाना है, तब वो विश्व गुरु बन सकता है। तो झूठे बातों में आप हमारा मीडिया उठा के देखिए,
हमारी मीडिया कोई तो एक सेक्शन ऐसा बनाए जहां की आम लोगों की समस्याओं को बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के डिस्कस करे। नहीं हो पा रहा है ऐसा। तो पूरा जो मानसिक प्रभाव क्षेत्र है, जो सामाजिक पैमाना है, वो कुंठा को बढ़ावा देता है, न कि टैलेंट को। यही है क्या रितेश जी, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन की शाखाएं फूट जाती है। आप पद के साथ अहंकार की बात मैं जो समझा, जो मूल्यवान चीज़ है यहाँ के विकास में बाधक। क्योंकि आपने कहा अमेरिका में वो एक झाड़ू लगाने वाला और एक कंपनी के हेड में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये तो व्यवहारिक बात हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके सैलरी में भी, जैसा कि मैंने कई इंटरव्यू लिया है इंटरनेशनल लोगों का भी, तो वहाँ सैलरी में भी मामूली अंतर होता है। इससे भी जीवन स्तर अपलिफ्ट में मौका मिलता है। तो एक तो ये पक्ष हुआ सैलरी का, और दूसरा जो आपने कहा सामाजिक समरसता का। क्योंकि पद के साथ व्यक्ति का अहंकार जुड़ जाना, यह भी बहुत बड़ी बाधा है। अब आप एक ही साथ कई चीज़ को लपेट लेते हैं, जिससे थोड़ी मुझे असहजता होती है। जैसे आपने राजनीति को भी लपेटा, मीडिया को भी लपेटा। अच्छी बात है, सबको लपेटना ही चाहिए। लेकिन ये बताइए, इसके पूर्व के जो प्रथम क्वेश्चन थे उसमें अफसरशाही के ऊपर आपका इंटेंशन था, जो कैसे अफसरशाही हमारे यहाँ टैलेंट को कुंठा करते हैं। आप कृपया हमारे दर्शकों को यह बताने की कोशिश करें, जो भारत की जो अफसरशाही सिस्टम है वह विकास में किस प्रकार बाधक है। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि हमारे देश की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, वो कहाँ से शुरू हुआ। ये जो सचिवालय सेवा है, इंडियन सिविल सर्विसेज है, इसके जड़ में जाएं, इसके ओरिजिन में जाएं, तो ये अंग्रेजों ने भारत में शासन करने के लिए जो शासन पद्धति बनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने 1856 के विद्रोह के बाद, ये उसी का विस्तृत रूप है। इसको बदला नहीं गया। एक जिले में एक डीएम है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का काम क्या होता था? कलेक्शन करना। हाँ, निरंकुश प्रशासनिक व्यवस्था, जिसके भय से जनता काम करे, पैसा दे और कानून का पालन करे, उस निरंकुश शासन व्यवस्था के ब्रांच मैनेजर्स होते थे डीएम। तो उसके बाद सचिवालय के पदाधिकारी जो नीतियां बनाते थे, वो नीतियां, जिस नीतियों के चलते लोग उस शासन के प्रति प्रतिबद्ध रहे। विकास अंग्रेजों का एजेंडा नहीं था। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ, तब भी उसी व्यवस्था को आप देखिए, बदलाव, कानूनों में जो बदलाव होता है वो उस देश की काल, परिस्थिति और उसके एजेंडा को लेके होता है। लेकिन वो परिवर्तन नहीं हुआ, उसी व्यवस्था को चलाते रहा गया। उसमें बहुत आमूल परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि उनका जो बेसिक फ्रेमवर्क था वो सत्ता, निरंकुश सत्ता और गुलामी को बढ़ावा देने वाला था। तो आज भी देखिए कि शिक्षा एक अलग डोमेन है, एक अलग क्षेत्र है। स्वास्थ्य एक अलग डोमेन है, एक अलग क्षेत्र है। कानून व्यवस्था एक अलग डोमेन है, एक अलग क्षेत्र है। इस तरह से सैकड़ों अलग अलग क्षेत्र हैं। अब भूमि राजस्व एक अलग क्षेत्र है। अब एक अनुभवहीन व्यक्ति, जिसे न उम्र का अनुभव है, न उसने अपने बहुत समय बिताए हैं इस देश की व्यवस्था में काम करते हुए, उसको महज एक एग्जाम पास करके आप जिले में एक उच्च अधिकारी बना देते हैं, जिसके नीचे प्रोफेशनल्स, पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, शिक्षाविद, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सब लोग जो हैं उसके निरंकुश सत्ता के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब वो व्यक्ति क्या मसूरी में अमृत पान करके आया है, जो हर व्यवस्था की बारीकियों को समझ के प्रशासनिक क्षमता रखता है कि उसको संभाल ले? नहीं। ये फिर उसी सत्ता, मुख्यमंत्री आवास से लेके सचिवालय और सचिवालय से लेके जिला पदाधिकारी, ये उसी निरंकुश सत्ता की जो व्यवस्था अभी भी चल रही है, ये विकासवादी नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो शिक्षाविद की
मानसिकता होनी चाहिए। अगर बिजनेस, हॉस्पिटल्स ये सब बढ़ाना है तो आप एक संस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपके अंदर सीईओ, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की भूमिका होनी चाहिए, न कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की, एक निरंकुश प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पे बैठे हुए अफसर की। तो हमारे यहाँ जितने पॉलिसियां बन रही हैं, जितने लोग बन रहे हैं, वो सब यहीं से जा रहे हैं। उसमें कुछ लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन मैं व्यक्ति को दोष नहीं दे रहा, मैं इस व्यवस्था को दोष दे रहा हूं जो इस व्यवस्था में ऐसे लोगों को इस मानसिकता का बना देती है कि वो विकासवादी नहीं होते। अब क्या है कि सरकार करती क्या है, सरकारी पदाधिकारी करते क्या है, सिवाय टेंडर निकालने के काम तो वो आउटसोर्स करते हैं। तो जब काम जिसको आउटसोर्स कर रहे हैं, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो कंसल्टेंसी एजेंसी हो, चाहे वो अन्य एजेंसी हो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली, उनको ये टेंडर निकाल के पैसा देते हैं, इसके अलावा और कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो उनको जब उचित बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं मिलता, उनको एक प्रशासनिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार के साथ खेलना होता है अपने काम को करने के लिए, तो उस काम में गुणवत्ता नहीं आती है, क्वालिटी नहीं आता है। आप देख लीजिए कि सरकार एक स्कूल बनाती है तो उसका रेट ऐसे ही गिर जाता है, सरकारी स्कूल। मानसिकता हो गई है सरकारी अस्पताल का मतलब ये है कि उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी। तो ये जो परसेप्शन है ये एक दिन में क्रिएट नहीं हुआ है, जबकि सरकार सबसे बलशाली है, सरकार सबसे ज्यादा धनी है, सरकारी चीजों की क्वालिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए जो बाहर के देशों में है। माने नटसेल में रितेश जी मैं आपकी बातों को कहूँ तो प्रशासनिक व्यवस्था विकासवादी न होकर नियंत्रणवादी है। बिल्कुल सही बात, इसको आप कहना चाहते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो ब्यूरोक्रेसी क्या है, थोड़ा सा अंतर जहाँ तक मैं समझता हूँ लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्यूरोक्रेसी और नौकरशाही। यूँ तो उसी का हिंदी रूपांतरण है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ जाती है जो ब्यूरोक्रेसी क्या है तो सरकार के परिचालन के लिए निर्धारित की गई संरचनाओं एवं नियमों का समग्र रूप ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। और नौकरशाही एक राजनीतिक अध्यक्ष की सत्ता के अधीन कार्यालयों का सदसोपान होता है। जैसे आईएएस हो गया तो वो नौकरशाही हो गए, लेकिन उसके अंदर तमाम मातहत बीडीओ, सीओ, एसडीओ जो तमाम लोग उसमें जुड़ गए, तो इसको अंग्रेजी में हम लोग ब्यूरोक्रेसी के रूप में, ये मैं अपने दर्शकों को बताना। और अंग्रेजों के समय इसको लाल फीता शाही भी कहते थे। जी जी जी। लेकिन आपने इसके साथ कहा जो आप एक पक्ष पर यहाँ जो ये तो एक ब्यूरोक्रेसी की बात है, लेकिन मैं समझता हूँ जो जितने तमाम नियम रहे, लगभग 5000 से अधिक नियम इस देश में अंग्रेजों ने बनाए और वो तमाम हूबहू हमने एडॉप्ट कर लिया। और 70 बरस बाद भी वही व्हीकल्स नियम है, क्योंकि अंग्रेज अपने बेनिफिट्स के लिए बनाए थे। जो किसी की हत्या अगर गाड़ी से हो जाती है, क्योंकि पहले अंग्रेज के पास ही गाड़ी थी, तो उसमें नॉमिनल नियम रहेगा। और हर जगह देखिए, हर चीज़ में देखिए, तो टोटल जो संविधान, ऐसे भी संविधान का हम लोग अध्ययन करेंगे तो पूरे दुनिया भर के संविधानों का कट पेस्ट यहाँ अपने यहाँ रख दिया गया है। और वही चीज इतना जो हम आज तक 70 बरस में एक पुलिस का ड्रेस भी नहीं बदल सके। और तो और, लेकिन एक चीज इसके पूर्व के प्रश्न में जो उभर के मैंने पहले ही कह दिया है, जो माफ करेंगे, जो एक प्रश्न से कई प्रश्न की दिशाएं आप खोल देते हैं। आपने पूर्व के प्रश्न में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी बात की, जिसमें यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं। यह एक ऐसी संस्था है जो भ्रष्टाचार की रैंकिंग करती है और दुनिया भर के 180 देश इसमें भाग लेते हैं, जिसमें भारत का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, 20वां, 50वां नहीं। रितेश जी ने भी कहा, मैंने भी डाटा देखा है, 2019 के डाटा के मुताबिक 80वां स्थान भ्रष्टाचार में भारत है। डेनमार्क, फिनलैंड आदि टॉप पर हैं। और आप समझिए जो विश्व में वैसे राष्ट्र जिसका कि विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता है, जैसे मोरक्को है, घाना है, उसके रैंक के पैरेलल भारत का भ्रष्टाचार में रैंकिंग है। तो जो बहुत दुखद बात है ये। और ये सत्य बार बार न्यूज़पेपर्स के हेडलाइंस पे छपना चाहिए,
ताकि ये हथौड़े की तरह इस सिस्टम को बताएं कि ये जो विश्व गुरु बनने की और विकास की बातें कर रहे हैं उसमें ये कितना बाधक है। हाँ, लेकिन आज दुर्भाग्य है, चूंकि इन्होंने मीडिया को भी लपेटा है और ये उचित भी है, एक जनता की हैसियत से जो मीडिया क्या कर रही है, जो ये प्रमुख न्यूज नहीं बन के यहाँ जो सबसे मैं समझता हूँ जो बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या, भ्रष्टाचार का मतलब आम आदमी का काम नहीं होना। मैंने देखा है बहुत करीब से ब्लॉक को और थाना को और अन्य कई डिपार्टमेंट जितने 52-53 जो इसके चल रहे हैं सरकारी जो कॉरपोरेशन है, बोर्ड्स है, सब में जाकर भी मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देखा है तो पाया है जो चरम पर भ्रष्टाचार। आम आदमी तो एक साधारण सर्टिफिकेट बनाने के लिए तिल मिला कर यहाँ रह जाता है। साधारण आवासीय बनाना है, आज सर्टिफिकेट बना दिया है सरकार, ऑनलाइन तो कर दी है। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन में बताना चाहता हूँ, लेकिन बिना ऑफिस के चक्कर लगाए वो नहीं बन पाता, जबकि डिजिटलाइज सिग्नेचर होता है। यही बात दिल्ली में नहीं होती है। वहाँ पर आपने ऑनलाइन भर दिया और आप डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन यहाँ बिना ऑफिस के चक्कर लगाए आपको नहीं बन सकता। डेट तो फिक्स कर दिया गया, लेकिन 3-3 महीने 6-6 महीने बीत जाते हैं और 15 दिन का समय फिक्स है, नहीं बनता है, कोई देखने वाला नहीं है। तो भ्रष्टाचार जैसा कि आपके बात से उभर के आया एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैं एक और बात कहूँगा जी कि भ्रष्टाचार के बारे में एक बात अच्छे से समझ ली जाए कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर नहीं। तो दुरुस्त कहाँ करना है, जो जहाँ नीतियाँ बनती हैं, नीतियाँ बनाने वाले लोग बैठे हैं और जो शीर्षस्थ पदाधिकारी हैं, वहाँ से भ्रष्टाचार बहता है। मेरा इसमें पक्का विश्वास है। माने आपका कहना है जो हमारे जो लेजिस्लेटिव हैं, जिसको आपने नियम बनाने वाले कहें, जो लेजिस्लेटिव मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, जहाँ से कि नियम बनता है और जहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होता है। हाँ, और दूसरा एग्जीक्यूटिव बॉडी मींस ब्यूरोक्रेसी आ गया। हाँ, उसमें देखिए जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कानून तो जस्ट एक मंशा है कि देश में व्यवस्था कैसे चलेगी, लिखा हुआ कानून। लेकिन जब वो लिखा हुआ कानून फॉलो नहीं होता और शीर्षस्थ पदाधिकारी भ्रष्ट होते हैं, तो जो नीचे है वो तो उनके अधीन है, तो जो उनके अधीन है उसको वो सिस्टम भ्रष्ट बना देता है। तो सबसे खतरनाक बात क्या होती है कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी नहीं भी है, लेकिन अगर वो सिस्टम का हिस्सा बन गया तो उसको भ्रष्टाचारी बनना होता है। ये सिस्टम उसको भ्रष्टाचारी बना देता है। ये भ्रष्टाचार की फैक्ट्री है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और मैं खुल के बोल रहा हूं, सीधा बोल रहा हूं कि 2-4 ईमानदार IAS अधिकारी का नाम ले लें इस देश में, उनकी 56 बार ट्रांसफर हुई है। आप जानते होंगे, फेमस नाम है बहुत, जिन्होंने एक राजीव गांधी की जमीन के केस को उठाया था, एक IAS अधिकारी जो थे हरियाणा कैडर के। तो जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम में असीमित पावर जो है शीर्ष पदाधिकारी को दिया गया है, तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। जो उनके अधीन है, अगर वो भ्रष्टाचारी हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? जो असीम शक्ति उनके IAS ऑफिसर्स और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स को दिया गया है। पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा रितेश जी से भी, अपने दर्शकों से भी, कि एक IAS है लेकिन वो गुलाम व्यक्ति है हमारे समझ से, क्योंकि उसके ऊपर एक यहाँ नॉन मैट्रिक पास आदमी मुख्यमंत्री बनता है रितेश जी, और जो वो कहता है, चूंकि आपके अंडर काम करने वाला, मेरे अंडर काम करने वाला, मैं जो कहूँगा वही बात सुनेगा। वही बात इस सिस्टम में है। अपने जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें शीर्षस्थ कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, और वो जो कहते हैं, तो जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, एक गुलाम आदमी कोई विकास कर दे यह असंभव बात है। गुलाम को ही पैदा कर सकता है, उससे विकास की बात सोचने नहीं होगी। उसकी राजनीति से ब्यूरोक्रेसी प्रभावित होती है नहीं, वो राजनीति ही उस पर हावी होती है, यह कहा जाए, प्रभावित नहीं। आप ही के शब्दों में जो पूरे देश में कितने IAS होंगे, लेकिन 2-4 IAS यदि हिम्मत भी जुटाए तो ट्रांसफर किए गए या वो अपना रिजिग्नेशन दिए अपने स्वाभिमान को देखते हुए। लेकिन अगर वहां जॉब करना है तो उसके अनुरूप आपको करना होगा, जो ऊपर से गाइडलाइन आता है उसी को मानना होगा।
मेरी जहां तक दृष्टि है। देखिए, हाँ। ये बात भी सही है, लेकिन जो शीर्ष की ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पे, नीतियां वही बनाते हैं, नीतियों को बनाने में वो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। और जो राजनीतिक मंशा है, जो लेजिस्लेचर है, तो लेजिस्लेचर के साथ इनकी जो जुगलबंदी है पिछले 70 सालों में, आप देखिए कि राजनीतिक पार्टियों के लिए जो भ्रष्टाचार का पैसा है वो कैसे जमा होता है। आज भी इस देश में अमेरिका की तरह ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि जो अनुदान मिलता है, जो डोनेशन मिलता है राजनीतिक पार्टियों को, वो खुल के बताएं। क्योंकि पार्टी कोई भी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो बिना पैसे के तो नहीं चल रही, और वो पैसे अनुदान से आए हैं कितने और कितने भ्रष्टाचार से आए हैं ये खुल के तो बता नहीं रहे। और सबका ये मानना है कि चाहे कितनी भी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनकी ये मजबूरी है कि वो सत्ता में जब होते हैं तो उसका अपने अनुसार उपयोग करते हैं ताकि उनके पार्टी फंड में पैसा आए। ये कोई ऐसी जानकारी नहीं है जिस पे बहस नहीं की जा सके, बिल्कुल ये बहस का बात है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत है तो आप पारदर्शी तरीकों से लीजिए ना। करना है, फोकस्ड है, कहीं विषय से विषयांतर न हो। जैसे आपने कहा जो नीतियां आईएएस बनाते हैं, लेकिन एक चीज मैं इसमें संशोधन करना चाहूंगा। ये प्रिय मित्र, नीतियां तो निश्चय ही आईएएस बनाते हैं, लेकिन वो किसके फेवर में बनाते हैं, किसका ख्याल रख के बनाते हैं, पहले इस पर विचार करना होगा। हमारे अंडर के लोग यदि मेरी नीति बनाएंगे, आपके अंडर के लोग आपकी नीति बनाएंगे, तो आपको खुश करने वाली नीति बनाएंगे, जो आप किस बात में खुश होइएगा, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। अगर वो जनता के हितार्थ बना ही दे और उतर, लेकिन जो इंडियन सिविल सर्विसेज, जो ब्यूरोक्रेसी का जो काम करने का तरीका है और जो उसकी मंशा है, जो उसके पीछे का जो इंटेंट बनाया गया है, वो राजनीतिक पार्टियों को प्रमोट करने के लिए वो संस्था नहीं बनी है। राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां कानून के अनुसार जो सत्ता चलाना चाहती हैं उसमें उनका उपयोग है। तो वो शीर्ष पदों पे बैठे हुए लोग हैं जो अपने प्रभुत्व को स्थापित रखने के लिए ऐसी निरंकुश नीतियां बना रहे हैं, कानून या उसके इम्प्लीमेंटेशन का तरीका इस तरीके से अपना रहे हैं जिससे कि भ्रष्टाचार या उनकी सत्ता स्थापित रहे। ये सब जो लोग सत्ता में है, ऊपर चले जा रहे हैं, जो यूपीएससी में जा रहे हैं, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सरकारी सेवक की तरह नहीं व्यवहार कर रहे हैं। ये सब राजा महाराजाओं के दरबारी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब व्यवहार में भी तो वही आप देखते हैं। हाँ। एक आईएएस का बंगला देखिए किस प्रकार से, उसको क्या जरूरत है, ये सारी नौकरियां देखिए। मैं सिर्फ सीधा कह रहा हूं कि जो मानव संसाधन है वही विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसके पीछे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिहार में भी यही गलती हुई है कि आप शिक्षा को बर्बाद कर दीजिए, स्वास्थ्य को बर्बाद कर दीजिए, तो ये पुल जो है और ये म्यूजियम जो है किस काम का? लोग सड़क पे मरेंगे और म्यूजियम में सुरक्षित रखिए। अभी हम शिक्षा पर तो मैं उसी पे आ रहा हूं कि मानव संसाधन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और मानव संसाधन का उपयोग सही तरीके से हो तो उनके पास असीमित सत्ता, असीमित ताकत नहीं होना चाहिए जो इस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के दौरान उनको दिया गया है। जैसे बाकी देशों में होता है कि अनुभव के लोग जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा स्थापित की है इस देश में 40 साल 45 साल सेवा देके, वैसे लोगों को शीर्ष पदों पे लाया जाए और ताकि उनकी कार्यनिष्ठा और उनकी कार्यशैली भी जो स्थापित हो चुकी हो, जनता देख चुकी हो अलग अलग क्षेत्रों में, वैसे लोगों को सामने लाया जाए और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब हो। निजीकरण सत्ता का किया जाए, निजीकरण ब्यूरोक्रेसी का किया जाए, निजीकरण रेलवे का और निजीकरण सरकारी संस्थानों का करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जो है और उसके काम करने का तरीका वही विकास लाता है, कोई ईंट की बिल्डिंग या लोहे की फैक्ट्री नहीं। हम लोगों को बहुत सारी बातें करनी है लेकिन फिर भी थोड़ा नटशेल में आते हैं। जैसे मेरे समझ से जो अपने देश में चल रहा है, क्योंकि पूर्व से पहले ही कहा गया जो अंग्रेजों का नियम है वही लागू है। जैसे सबसे मूल्यवान बात है
जो एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर हैं, सीए हैं, बुद्धिजीवियों को, हाँ बुद्धिजीवी, कई बुद्धिजीवी हैं, तो उस सब का हेड कौन बना हुआ है जिला में? आईएएस बना हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। शिक्षा का हेड, शिक्षा कोई विद, कोई प्रोफेसर बने, तो इसीलिए उनके हाथ में कोई सीए बने, इसीलिए उनके हाथ में जो है जी उसका पतन हो चुका है। उनके हाथ में आप स्कूल दे दीजिए, आज आप सरकार को सन माइकल्स हाई स्कूल पटना उठा के दे दीजिए, उसको महंत हनुमान शरण महाविद्यालय बना के छोड़ेंगे। महंत हनुमान शरण महाविद्यालय बहुत अच्छा विद्यालय होना चाहिए था, लेकिन उसकी गुणवत्ता खराब क्यों हुई? सरकारी लोगों के चलते, उनके कार्यशैली के चलते, सरकार की मानसिकता के चलते, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते। आपने बहुत एक अच्छी बात कही, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इसीलिए नहीं बना था जो उस सरकार का गुणानुवाद करे, इसीलिए बना था जो उसमें पब्लिक के कल्याणकारी जितने तमाम योजनाएं हैं देखिए इस बिहार में एक भ्रष्टाचारी आईएएस ऑफिसर के ऊपर, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ कार्रवाई हुई तो कुछ आईएएस एसोसिएशन जो है वो मुख्यमंत्री के यहाँ गए थे, तो अपने एसोसिएशन अपनी सत्ता के लिए तो ये गोलबंद होते हैं, लेकिन ये अब राजशाही परिवार का हिस्सा हो चुके हैं, इसलिए आम जनता से इनको मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा, जो आपने कहा किताब में तो बहुत सारी बातें हैं, नियम में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन व्यवहार में देखिए जीएसटी, आप एग्जाम्पल लीजिए, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जीएसटी, और अभी जो इनकम टैक्स में जो परिवर्तन हुआ है, जीएसटी के बारे में सब लोग कहते हैं कि कानून अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन गलत हुआ। इम्प्लीमेंटेशन किसने किया? ब्यूरोक्रेसी ने। ब्यूरोक्रेसी जो आम जनता, व्यापारियों, करदाताओं, कंसल्टेंट्स, इनके साथ रह के काम नहीं किया है, उनको अनुभव नहीं है, तो वो निरंकुश तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मोड पे कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, पेनाल्टी लगा रहे हैं, कभी हटा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो व्यवसायी परेशान हो गए, व्यवसायिकों को बहुत घाटा हुआ इससे। तो मोदी जी की नीयत अच्छी थी, लेकिन क्रियान्वयन गलत तरीके से हुआ, क्योंकि वो सिस्टम कैपेबल नहीं है, अक्षम है वो सिस्टम। अब अभी तक की बात से जो उभर के बातें आई हैं, उसमें जो मूल जो समस्या हमको समझ में आई है, बेतहाशा अनियंत्रित जनसंख्या, जिसको कि आपने लाइमलाइट में लाने की कोशिश की, शिक्षा की बदहाली, स्वास्थ्य की बदहाली, भ्रष्टाचार, ब्यूरोक्रेसी का ध्वस्त हो जाना, मतलब उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं होना, और सत्तासीन लोगों का गलत हस्तक्षेप, ये तमाम सारी बातें नटसेल में आई। अब मैं ये जानना चाहूँगा जो इस पर होना क्या चाहिए। हम लोग बुद्धिजीवी हैं, इसमें तो आगे बुद्धिजीवियों को आना होगा। देखिए सरकार की जरूरत क्यों होती है? अब आप इतिहास में जाइए कि देश में एक संविधान है, सरकारी तंत्र है, नागरिक है, नागरिकों के कर्तव्य और अधिकार है, तो एक संवैधानिक स्ट्रक्चर है। तो सरकार का रोल है नीतियों को बनाने में, उसके कार्यान्वयन में, तभी किसी देश का विकास हो सकता है, और वो बहुआयामी होना चाहिए। तो जो आप ऐसे समझिए, जो खेत में पानी पटाने का यंत्र है, आपका खेत है 20 एकड़ का और आपके यंत्र की शक्ति नहीं है, वो आधे एकड़ में ही अगर पानी डाल सकता है तो बाकी खेत तो सूखा ही रहेगा। तो हमारा जो यंत्र है, ये ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, जो कोने कोने तक देश के ब्लॉक तक पहुंचा हुआ सिस्टम है, उस सिस्टम में आमूल परिवर्तन करना होगा, उनके कार्यशैली में, और उसका निजीकरण करना होगा। ये जो 99.9% जनता जो है वो प्राइवेट नौकरी कर रही है, धक्के खा रही है, 12 घंटे काम कर रही है, 10,000 रुपये सैलरी भी नहीं मिल रहा है, और कुछ लोग जो है एक एग्जाम पास करके पूरे जीवन भर के लिए एक प्रशासनिक अधिकार अपने हाथ में ले लेते हैं, जो परफॉर्म नहीं करते हैं, बाद में उनके परफॉर्मेंस को चेक करने वाला कोई नहीं है, राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग के साथ वो आगे बढ़ते जाते हैं। इस पूरे सिस्टम को हटाइए और प्राइवेटाइजेशन कीजिए, सिविल सर्विसेज का अनुभवी लोगों को लाइए, उनको 5 साल का वक्त दीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं नहीं तो दूसरे आगे बढ़ाइए। और जब तक ये नहीं होगा, उन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं होगा, तब तक हर आईएएस ऑफिसर का मैं तो कहता हूं कि वेबसाइट बने, हर राज्य में एक वेबसाइट बने जिसमें हर इंपॉर्टेंट पदों पे बैठे हुए जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, जिनको इतनी बड़ी शक्ति दी गई है, धन के खर्च करने की शक्ति और प्रशासनिक शक्ति, एक वेबसाइट बने, उनके कामों का निरीक्षण हो, जनता का ओपिनियन लिया जाए और उनकी रेटिंग हो।
इनका परफॉर्मेंस कोई नहीं जान रहा है। ये अगर कोई चापलूस है तो वो मुख्यमंत्री के नजदीक है और सारे पदाधिकारियों का हेड, प्रशासनिक व्यवस्था का हेड बना हुआ है, मुख्यमंत्री की तरह बिहेव कर रहा है, और जो अच्छे ईमानदार अधिकारी हैं वो उनको साइडलाइन कर दिया गया है। तो ये इसका समाधान ये है कि जो निजीकरण है वो देश की संस्थाओं का, देश की एसेट्स का नहीं हो। निजीकरण ब्यूरोक्रेसी का हो, हमारे मानव संसाधन का हो, जहां की प्रोडक्टिविटी के आधार पे, लोगों के रिकॉर्ड्स के आधार पे उनको काम करने का मौका दिया जाए, शीर्ष पदों पे और उससे नीचे भी। हमारे कहने का मतलब रितेश जी, जो लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज यहाँ शासन किए और अंग्रेजों से कैसे शासन की जाती है उसको सारे सत्तासीन लोगों ने सीख लिया, बड़ी टेक्निकल रूप से। और यही कारण है जो अंग्रेज से ज़्यादा ये कहर बर पा रहे हैं। तो उनसे जो आप कहते हैं ये किया जाए, वो किया जाए, ये करे, वो करे, ये तो एक सुझाव दे दिए। जो लोग भ्रष्ट हैं, जो लोग किसी ढंग से सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं, जाति मजहब ये वो, उनके लिए कुछ नहीं है। उनका मुख्य मकसद है सत्ता को हम कैसे कायम रखें। देखिए ये आज आपने देखा, अगर ये जाति मकसद होता तो लालू जी के जो अपने समधी चंद्रिका जी, वो क्यों जाकर नीतीश जी से मिल जाते। असली चीज है जो वहाँ जातिगत खेल नहीं होता है, वहाँ पर वोट बैंक की राजनीति चलती है, हमारा सत्ता कैसे बना रहे। मेरा कहने का मतलब यही है नट सेल में, जो उनसे किसी प्रकार का विकास असंभव है। बिल्कुल, ये 72-73 साल हमारे देश को हो गए, तो हम नौजवानों को क्या करना चाहिए। और उसके बाद भी हम लोग शोषित हों तो यह तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ये सिर्फ यह कह के, हमारे कहने का मतलब आपके विजन का लाभ हमारे दर्शकों को मिले, कि आखिर इस देश में आपके पास क्या विजन है, ताकि हम इस व्यवस्था को पलट सके। देखिए, सरकार तो ये नहीं कर सकती। बहुत कम शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि जो अभी तक जो काम हो रहा है, भ्रष्टाचार हटाओ, ये सुधारो, वो सुधारो, ये सब एक पेड़ है जिसके पत्ते खराब दिख रहे हैं तो आप पत्तों को दवाई दे रहे हैं, लेकिन विष जड़ में है, और जड़ है हमारा पूरा कार्यान्वयन तंत्र, जिसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी को आप उठा के देख लें, लोग कुंठित हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है विद्वता को, टैलेंट को सम्मान नहीं देती है, इसी कारण ब्रेन ड्रेन भी है। तो हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसको विकासवादी बनाया जाए, प्रशासनवादी नहीं, नियंत्रणवादी नहीं। हमारे कहने का मतलब, जो जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, जो सबके मूल में शिक्षा है, शिक्षा की बात भी आपने किया है। जो जब तक शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन नहीं आएंगे, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, एथिक सिस्टम के, वो सब तो कहीं ना कहीं किसी स्कूलिंग कॉलेजिंग तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा के लिए भी तो यही ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है ना। शिक्षा विभाग कौन चला रहा है? तो हमारे कहने का मतलब शिक्षा भी वहीं से ठीक होगा, स्वास्थ्य भी वहीं से ठीक होगा, क्योंकि शिक्षा को तो जानबूझ के, आप बताइए कि बिहार के आईएएस ऑफिसर्स अपने बेटे को अमेरिका भेज रहे हैं पढ़ने, दिल्ली भेज रहे हैं, बिहार के स्कूलों में क्यों नहीं भेज रहे हैं? क्योंकि शिक्षा का भी तो उन्हीं के हाथ में है। हर व्यक्ति अपनी नौकरी बचा रहा है, किसी को भी काम करने से मतलब नहीं है। ये क्यों हो रहा है? इसके मूल में है कि नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हटाइए इस नौकरी को, प्राइवेटाइज कीजिए। जैसे हर प्राइवेट सेक्टर 99% से ज्यादा लोग जो है प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो क्यों वो कर रहे हैं? 1% जिनके हाथ में पूरा असीमित पावर, सत्ता और पैसे दिए गए हैं, और मूर्खतापूर्ण निर्णयों से भरा पड़ा है सचिवालय का फाइलों का इतिहास। आप उठा के देखें, एक एक निर्णय पे अगर सामाजिक बहस हो तो पता चलेगा कि इनका यूपीएससी कैंसिल कर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपकी बातें एकदम क्रांतिकारी रूप से, बेबाक रूप से आप हमारे जनता से मैं चैलेंज करता हूं इस ब्यूरोक्रेसी को कि अगर वो विकासवादी हो तो हर पहलू पे आए, बहस करें और देखें कि क्या उनके आने वाले जनरेशन के लिए भी ये सुझाव सही है कि नहीं। क्योंकि सिर्फ बात उनके जीवन काल तक सीमित नहीं होगी। आज प्रदूषण बढ़ा है तो हर सांस लेने वाले को तकलीफ हो रही है।
आप सांस लेने के लिए मंगल ग्रह पे नहीं जाएंगे, तो उनके आने वाले जनरेशन, उनके परिवार, ये हर समाज के हर लोगों को सोचना होगा कि अगर समस्याएं बढ़ रही हैं तो वो भी अछूते नहीं रहेंगे। यही मेरा कहना है। हमारे कहने का मतलब जो आप थोड़ा हट के समाज से जो अन्य लोग करते हैं, ये सारी बात जो उभर के बात आ रही है, लगता है जो आपके अंदर एक कुलबुलाहट है, बेचैनी है, जो मैं भाप रहा हूँ इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए। बिल्कुल। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने स्तर से क्या प्रयास कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा कार्य क्षेत्र है, जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मैं जागृति के लिए जरूर काम करता हूँ, आर्टिकल्स लिखता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, सोशल मीडिया पे भी जब ज़रूरत होती है तो सीमित वातावरण में लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता हूँ। और बिल्कुल सरकारी तंत्र को भी हम लोग पत्र लिखते हैं, उन्हें बताते हैं, लेकिन इसका प्रभाव जब तक ये एक जन क्रांति के रूप में नहीं बदले तब तक इसका प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है। वाह, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। जो ये आर्टिकल लिखना एक भाग इसके हो सकते हैं, पब्लिशिंग एक भाग हो सकते हैं, लेकिन असली भाग ग्राउंड पर उतर के काम करना है। समाज के हर वर्ग के बुद्धिजीवियों को एक होना होगा, इस मुद्दे को उठाना होगा और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आना होगा। वाह, इस पर हम लोग और ये विस्तार से चर्चा करेंगे, रणनीति भी बनाएंगे। अब अंत में मैं चाहता हूं जो आप अपने दर्शकों से क्या अपेक्षा रखते हैं और क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरा सुझाव यही है कि हर छोटे स्तर पे आप ये समझने का कोशिश करें कि जीवन बहुत सीमित है। आपके पास आपके आने वाले जनरेशन्स को, आने वाली पीढ़ी को देने के लिए जो कुछ है वो है बदलाव करके व्यवस्था में जो परिवर्तन हो सकता है वही। तो इसके लिए आप जिस भी स्तर पे हो, आप अपना परिवर्तन के लिए अपने विचारों को रखें, आगे बढ़ें और बेबाक होके बोलें, क्योंकि डर के आगे जीत है। बोलने से और सही बात बोलने से, इस प्रजातंत्र में अगर आप डरेंगे तो फिर क्या नॉर्थ कोरिया में जाके बोलेंगे? जी रितेश जी, आपके मूल्यवान सुझाव हमारे दर्शकों के बड़े काम के होंगे और मैं आशा करता हूं कि आपकी जो ऊर्जा है, जो आप में जज्बाती क्षमता है, वो ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते रहे और आर्टिकल के साथ साथ ग्राउंड लेवल पर भी काम हो और हर क्षेत्र के लोगों एक मंच बनाकर जोड़िए और इसको कैसे, इस भारत को सुंदर भारत बनाया जाए और रियल में ये विश्व गुरु बने, कैसे, माने रियलिटी में जब बुद्धिजीवी एक मंच पर आ जाएंगे तो मैं आशा करता हूँ इसका आप नेतृत्व करेंगे। और अंत में जो आप ही के बात से उभर के बात आई है उसको एक कविता की पंक्ति से मैं समाप्त करना चाहूँगा। एक बात जो कहनी है इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। बहुत अच्छा रितेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल के लिए समय निकालें, आपने अपने बहुमूल्य सुझाव दिया, इसके लिए हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।